बिहार में आप रामकृपाल यादव को देखेंगे बेहतर कार्य करते हैं और तेजस्वी यादव अपने विरासत को संभालते हैं। ऑल्दो प्रशांत किशोर सेल्फ मेड हैं, जो अभी तक जहां वो पहुंचे हैं वो उनका सेल्फ प्रयास। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में बढ़िया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लोगों को बिहार के किसी भी जिले से उन्हें पटना गोरखपुर भागना पड़ता है, दिल्ली भागना पड़ता है। तो उनके प्रधानमंत्री थे, उनको बोलना नहीं आता होगा। गूंगे नहीं थे, उन्होंने 126 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। वो लोग काम इसलिए भी नहीं करते कि मुद्दे समाप्त हो जाएंगे, है ना। जब वो काम कर ही देंगे तो अगली बार उनके पास में कुछ बचेगा नहीं। मतलब बेसिक चीजों को नहीं फुलफिल करेंगे तब तक आप बड़े व्यापार को या मतलब बिहार में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते। कई जगह पर में आप देखेंगे तो जहाँ पर में मनी बहुत मैटर भी नहीं करता पॉलिटिक्स में। बेहतर कार्यकाल था, शुरू के 10 साल बहुत बेहतरीन थे, उसके बाद से डिग्रेडेशन हुआ। शुरू के हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। आई एम फ्रॉम इम्पैक्ट क्रॉनिकल। आज हम गांधी मैदान पटना में हैं। अभी यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, जानेंगे कि आने वाले इलेक्शंस में इनकी क्या राय है। क्या नाम हुआ सर आपका? अंकित कुमार। अंकित कुमार। आप यहीं रहते हैं बिहार पटना में ही? मैं बिहार में ही रहता हूँ। पटना में ही रहते नहीं, मैं बिहार में पश्चिमी चंपारण में रहता हैं? हूँ। पश्चिम चंपारण में रहते हैं। क्या करते हैं आप? मैं साइबर लॉयर हूँ। साइबर लॉयर हैं आप? जी। मैं हम लोग घूम घूम के लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तो बिहार बदलाव की बात हो रही है। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या बदलाव जरूरी है बिहार में? बिहार में सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चरल कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद एजुकेशनल और हेल्थ पॉलिसी को ज़्यादा सशक्त करने की ज़रूरत है। जब तक आप मतलब बेसिक चीज़ों को नहीं फुलफिल करेंगे तब तक आप बड़े व्यापार को या मतलब बिहार में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते। तो एजुकेशन एक सबसे बड़ा मुद्दा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर आपके हिसाब से, और हेल्थ। मुद्दा तो मेन यही है कि आप जब तक एजुकेशन नहीं रखेंगे, हेल्थ को नहीं अच्छा करेंगे, जब आप एजुकेशन लेकर के आएंगे, स्किल पॉलिसीज को ठीक करेंगे तो यहाँ पर में रोजगार के भी अवसर शुरू होंगे या फिर लोगों को बिहार में नहीं तो बाहर भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो यहाँ का जो एजुकेशनल सिस्टम है कंप्लीट ये ट्रेडिशनल सिस्टम है। उस ट्रेडिशनल सिस्टम में लोगों के पास में डिग्री तो है बट दे डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज दिस डिग्रीज और कैसे हम उस स्किल पर में काम कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा विषय है। उसके बाद हेल्थ के लिए आप देखें कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देखेंगे तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में बढ़िया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लोगों को बिहार के किसी भी जिले से उन्हें पटना गोरखपुर भागना पड़ता है, दिल्ली भागना पड़ता है। तो ऐसे में आपको हेल्थ पर में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं भी ये जानता हूँ कि हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टेट को आगे ले जाने के लिए। इट्स नेसेसरी एंड द पीपल हैव अ स्किल। विदाउट अ स्किल दे कांट यूज और अर्न द मनी। what we should do as a people of this state, what we should do as a citizen, as a नागरिक, हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जो कंप्लीट इकोनॉमी में या फिर कंप्लीट डेवलपमेंट में आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो कंट्री है या स्टेट है ये मेरा है, ठीक है। अब उसमें जब आप एक तरह से आप बात करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की, बट आप अपने ड्यूटीज़ को नहीं फुलफिल करते हैं। मैं विगत साल गुजरात में था, वहाँ पर मैं लोगों के मन में मतलब वो भावना है कि हम भी अपना कंट्रीब्यूशन करें, यहाँ पर में सिंगल कंट्रीब्यूशन करें। ये सारी चीज़ें बिहार में लोगों की इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन नहीं होती है। वो सब कुछ थोपते हैं, इम्पोज करते हैं कि नेताओं ने नहीं बदलाव। तो जब तक आपके मन में ये नहीं आएगा कि ये संसाधन है, इसको हमें बचाना है, ये एक एग्जाम्पल दिया हमने, तो तब तक चीजें पॉसिबल नहीं है कि आप ड्रास्टिक चेंज लेकर के आए और एक बार में बिहार को बदल दें और ऐसा। आई अंडरस्टैंड सर, लेकिन गुजरात टॉप 5 स्टेट्स में से आता है। वहाँ पे डेवलपमेंट काफी ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क काफी ज्यादा हुआ, इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा होता है। इवन हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा फोकस उनका गुजरात था, तो गुजरात में डेवलपमेंट हुआ। दूसरी बात है, बिहार सबसे पीछे है, बट वी कंसिडर आवरसेल्फ टू बी द ब्रिलियंट वन। व्हाई? कहाँ पे लैक है? इज देयर एनी पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल पीपल जो इस देश को या इस प्रदेश को पीछे ढकेल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए? आपका क्या व्यू है इसमें? वो लोग काम इसलिए भी नहीं करते कि मुद्दे समाप्त हो जाएंगे, है ना। जब वो काम कर ही देंगे तो अगली बार उनके पास में कुछ बचेगा नहीं। तो अभी लेकिन कुछ बीते हुए कुछ सालों में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हुआ है बिहार में। बिहार में स्टार्टअप कल्चर बढ़ा हुआ है। लेकिन अभी क्या है कि आपको यूनिट वाइज एक एक सेगमेंट वाइज आपको काम करने की जरूरत है। हर एक सेगमेंट पर में एक आपको तैयार करना होगा कि हम 5 ईयर प्लान क्या है हमारा। सो देयर इज अ लैक ऑफ विजन बेसिकली, हाँ, राइट? विजन की कमी है। सो लीडर विदाउट विजन यहाँ पे आते हैं, रूल करते हैं, लीड करते हैं, करप्शन करते हैं, अपना एसेट और वेल्थ बनाते हैं और बिहार को छोड़ देते हैं।
कंप्लीट बिहार को आप देखेंगे तो जैसे यहाँ पे एक मान लो लीडर है, जो नेक्स्ट लीडर होता है वो उसी के फैमिली का होता है। जैसे आप देखेंगे कि इस बार आप देखेंगे कि कौन कौन तैयारी कर रहा है इलेक्शन की, तो आप देखिएगा कि इस नेता का बेटा कर रहा है, इस नेता का भतीजा कर रहा है, इस नेता का भाई कर रहा है। तो ये लोग वही हैं, हमेशा लोगों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लीडरशिप में कोई चेंज नहीं है। तो नए युवा को तो आना चाहिए जो नई सोच रखते हैं, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए, कॉन्टेक्ट करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। जब तक सही लोग नहीं आएंगे बदलाव मुश्किल है बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर मैं सही लोगों को आना चाहिए, युवाओं को लीड लेना चाहिए। लैक ऑफ मतलब एक अनसर्टेनिटी है पॉलिटिक्स में, बट जब तक आप आएंगे नहीं, आप अप्रीहेंशन है, आपके मन में डर है कि जाऊंगा नहीं जगह मिलेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। युवाओं को खुद से भी आना चाहिए, खुद से अपना लेकिन प्रयास प्रॉब्लम ये है कि युवाएं जो हैं, जो बिहार की जो युवा हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है। अगर आपके पास पॉकेट में पैसा नहीं है, फंड नहीं है, तो आपको प्रमोट करने को रेडी नहीं है वो। कई जगह पर में आप देखेंगे तो जहाँ पर में मनी बहुत मैटर भी नहीं करता पॉलिटिक्स में कई लीडर्स आपको मिल जाएंगे जो जीरो इन्वेस्टमेंट पर में पॉलिटिक्स किए हैं, मतलब लाइक कि उनके पास में बहुत कुछ नहीं रहा है तभी वो पॉलिटिशियन बने हैं, हालांकि इसका रेशियो कम है। बट क्या है कि जब मास आगे आता है ना, जब मान लीजिए कि 15-20 अच्छे युवा जिनके साथ 10,000 15,000 20,000 लोग हैं, है ना, उन्होंने ग्राउंड पे वर्क किया, तो फिर लोगों की मजबूरी होगी कि इन्हें प्रमोट करना चाहिए। जब जब आप खुद ही और फिर युवा भी समझेंगे कि नहीं, हमारे बीच का कोई जा रहा है उसको सपोर्ट करना है, तो फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज की एक तरह से मजबूरी हो जाएगी कि ऐसे लोगों को लेकर के आना है, नहीं लेकर के आएंगे तो हमारे लिए ये एक खतरा होगा, ये एक्स फैक्टर का काम करेगा पॉलिटिक्स। आपको इंडिया लेवल पे और बिहार स्टेट लेवल पे कौन से लीडर अच्छे लगते हैं, जिनका काम अच्छा हो, जिनका विचार अच्छा हो? बहुत लीडर्स हैं, एक दो का नाम नहीं है बिहार में। मैं तो कहता हूँ कि सारे पार्टियों में अच्छे लीडर्स हैं। बिहार में आप रामकृपाल यादव को देखेंगे, बेहतर कार्य करते हैं। सचिन पायलट हैं कांग्रेस से, वो बेहतर नेता हैं। नेताओं की कमी नहीं है। आप अभी पूरे इंडिया की जब आप बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी के विजन में आप रेगुलर मतलब एक तरह से आप देखेंगे कि लास्ट के जितना उनका टेन्योर रहा है उसमें अच्छा बेहतर उन्होंने कार्य किया है। बिहार में भी लीडरशिप अब थोड़ी थोड़ी बढ़ी है। आप नीतीश मिश्रा की लीडरशिप में अच्छा काम हुआ। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शाहनवाज हुसैन के समय बेहतर हुआ। नहीं, जब आप बोलते हैं ना कि हमारे देश में लीडर्स अच्छे हैं, तो लीडर्स अगर आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बोलते हैं, तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने काफी प्राइवेट लोगों को, अपने लोगों को फायदा पहुंचाया है और बहुत सारी चीजें माफ भी किया है। ऐसे कंडीशन में आप क्या देखते हैं, बिहार एज ए राज्य और देश ऐसे राज्य कहाँ पे प्रोग्रेस होगा और कहाँ तक जाएगा? बिकॉज अभी भी हम लोग जाति, धर्म, कास्ट, इन चीजों में, हिंदू मुस्लिम, इन चीजों में बटे हुए हैं। एज ए नेशन हम सोच नहीं पा रहे हैं। बिजनेसेस जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज को हमेशा चलाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के परस्पर सहयोगी हैं। हो सकता है आपके पास में लिस्ट हो कि किसने अपने प्राइवेट लोगों के लिए क्या किया, तो आपके पास में ये भी लिस्ट होगी कि पिछली पार्टियों ने अपने प्राइवेट लोगों के लिए क्या किया। ऐसा नहीं है कि 2014 में नरेंद्र मोदी आए और अमित शाह आए उसके बाद से अंबानी आ गया, अडानी आ गया, है ना। उससे पहले भी अगर गाने बने हैं तो यानी उससे पहले भी ऐसा ही होता रहा है। तो नहीं, लेकिन भारत सरकार बोलती है कि 80 करोड़ से 85 करोड़ लोगों को हमें अनाज देना पड़ रहा है उनको सर्वाइवल के लिए। तो ये तो हमारे देश के लिए सबसे बुरा चीज है ना, कि देश हमारा, इंडिया का इकोनॉमी थर्ड या फोर्थ इकोनॉमी वर्ल्ड में सबसे बड़ा इकोनॉमी है, राइट? और थर्ड नंबर फोर्थ नंबर पे होने के बावजूद भी हमें 60% 70% पॉपुलेशन को 4 किलो अनाज पे रहना पड़ रहा है, बिकॉज हम उनको सही से एजुकेशन नहीं दे पा रहे, सही से गाइडेंस नहीं कर पा रहे, सही बिजनेसेस को सपोर्ट नहीं कर पा रहे ताकि वो रोजगार पैदा करे। और इतने बड़े देश में आपको क्या लगता है कि किस लेवल पे काम करने की जरूरत है? मैं ये कह रहा हूँ कि 2014 में मतलब किसी भी समय, एक समय मेरी माता की सैलरी 4,000 रुपए थी। उस समय कोई वस्तु 5 रुपए की थी। आज मेरे माता की सैलरी 40,000 है। उस समय यह वस्तु 15 रुपए है। तो उस हिसाब से इसको तो 10 गुना बढ़ना चाहिए। कभी भी आप जब रिसर्च करें तो प्रोपोर्शनेट रिसर्च। नहीं, मैं रिसर्च इस बेसिस पे आपको बता रहा हूँ कि नंबर्स बढ़े हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह के सरकार में टैक्सेशन था, वो इतना बुरा स्थिति नहीं था। आज जीएसटी होने की वजह से, डिमोनेटाइजेशन होने की वजह से, कोविड होने की वजह से हमारा 20-30% लोग इंक्रीज हो गए जो पॉवर्टी लाइन में है। अगर मैं डेटा एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा हूँ, बट देश का कंडीशन देख के लग रहा है कि स्थिति और खराब हुई है। देखिए क्या है कि पॉलिसीज बनाई जाती हैं और आपने 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब रेडी था। ये 2025 अभी तक मोर देन 100 प्लस अमेंडमेंट उसमें हुए हैं। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन जो कंप्लीट एक राष्ट्र को रेगुलेट करता है उसमें 100 अमेंडमेंट्स की जरूरत पड़ी अभी तक।
एक जीएसटी उसमें जब गवर्नमेंट को और यहाँ के थिंक टैंक को लगा है कि इसमें कुछ अमेंडमेंट की जरूरत है और ये एक अतिरिक्त भार लोगों पर में लेकर के आ रहा है, ठीक है। पहले भी वैट था, वैल्यू एडेड टैक्सेस पहले भी लगते थे, बाद में जीएसटी आया। जब गवर्नमेंट को लगा है कि नहीं यहाँ पर में जरूरत है रिफॉर्मेशन की, तो जीएसटी में रिफॉर्म आया है। क्या है कि जब तक पॉलिसी बनाई जाती है कुछ सोच के बनाई जाती है, जब पॉलिसी में लगता है कि नहीं वी नीड सम अमेंडमेंट्स, हमें इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है, तो जीएसटी में भी रिफॉर्मेशन हुआ है। रही बात डिमोनेटाइजेशन की, कितना मनी ऐसा था जिसका फ्लो था, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, उस कैश को हमने, कितना कैश डिस्ट्रॉय हुआ था, कितना कैश री इंटर हुआ, आप इसको भी एक बार, आपको क्या, आप आरबीआई के बगल में खड़े हैं, आपको आरबीआई से एक रिपोर्ट, आरबीआई का डेटा है 99.9% कैश वापस आ गया बैंकों में डिमोनेटाइजेशन का। दूसरा जो उनका कहना था डिमोनेटाइजेशन के ऊपर कि इससे टेररिस्ट एक्टिविटी रुकेगा, लेकिन हमने देखा लास्ट 11 इयर्स में 4200 प्लस टेररिस्ट अटैक, द मेजर वन इज यूरी, पुलवामा, पहलगांव, पठानकोट एंड मोर देन 10,000 सिविलियंस एंड सोल्जर्स मारे गए हैं। तो जो लक्ष्य था डिमोनेटाइजेशन का वो तो पूरा नहीं हो पाया। दूसरी बात है, एक फायदा हुआ कि डिजिटाइजेशन, जो हम लोग यूपीआई यूज करते हैं उसका रेशियो बढ़ा है, बट स्टिल कैश का जो फ्लो है हमारे इंडिया में वो अभी भी मेंटेन्ड है। दूसरा, जब आप बोल रहे हैं कि अमेंडमेंट्स हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अमेंडमेंट्स हर, जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से अमेंडमेंट्स किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, बहुत सारे अमेंडमेंट्स उन्होंने गलत किए, जैसे एक अमेंडमेंट्स किया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टक डाउन किया। वो पॉलिटिकल फंडिंग था, ओपेक पॉलिटिकल फंडिंग था। एक और जो अमेंडमेंट्स लाया गया, वो अमेंडमेंट्स लाया गया कि कोई भी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, जो ओनर्स हैं, अगर वो नहीं भी ओन कर रहे हैं तो भी वो ओन कर सकते हैं। दैट पर्टिकुलरली बेनिफिटेड द अडानी ग्रुप, मिस्टर गौतम अडानी, राइट। एंड देयर आर सो मेनी अमेंडमेंट्स जो बेनिफिशियली पर्सनल लोगों के बेनिफिट की वजह से लाया गया। आई डोंट नो पब्लिक को कितना वो हेल्प किया, आम लोगों को कितना हेल्प किया अमेंडमेंट्स, वो मुझे ज्यादा डेटा नहीं है, बट ओवरऑल आपके साथ डिस्कशन अच्छा रहा। आप कुछ बोलना चाहेंगे? दो चीजें हैं। 2011 में जब मैं 6 क्लास में था, उस समय जब पढ़ाई होती थी, उस समय टॉपिक्स होता था आतंकवाद, ठीक है। उस समय अखबारों में रोज बम ब्लास्ट की घटनाएं होती थी। आप 2011 के न्यूज़पेपर्स को देखिएगा, कई न्यूज़पेपर आर्काइव्ड में अवेलेबल हैं। आप द स्टेट्समैन की, उस टाइम प्रधानमंत्री ये नहीं बोलते थे ना कि 56 इंच का सीना है मेरा? गूंगे प्रधानमंत्री थे, उनको बोलना नहीं आता होगा। गूंगे नहीं थे, उन्होंने 126 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर, करंट प्राइम मिनिस्टर, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। जो जिसको गूंगे बोल रहे हैं वो 5 साल में 126 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और जिसको आप बोलते हो कि सबसे ज्यादा जवाब देता है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, ओपन मीडिया में एक भी सवाल नहीं लिया। देखिए, बहुत बेहतर बात है आपकी कि किसी ने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया तो आपने उसके पूरे कंप्लीट क्रेडिबिलिटी को आपने क्वेश्चन मार्क कर दिया। आप उसके बाद देखें कि इंटरनेशनल लेवल पर में इंडिया की क्या छवि हुई है। मैंने देखा, मैंने ऐसे इवेंट्स, आप जैसे पत्रकारों के द्वारा चलाया गया, मैंने ऐसा भी प्रोपेगेंडा देखा है नहीं, जिसमें हम लोग ऑनेस्ट बोलते हैं। जब आप बोलते हैं ना इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया का इमेज ऊपर हुआ है, तो हमने ये भी साथ में देखा कि कैसे अमेरिका हमारे लोगों को हथकड़ी और हाथों में बेड़ियां लगाकर, हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां लगाकर वहां से डिपोर्ट किया। तो ये सब तो इमेज डिफेम करता है ना नेशन का। हमने ये भी देखा कि चाइना, जब हम ऑपरेशन सिंदूर में, जब हम पाकिस्तान के साथ फाइट कर रहे थे, तो चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था इनडायरेक्टली। आपका क्या कहना है इस पे? युद्ध में ऐसा पहली बार नहीं है कि चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया हो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट उसका हमेशा रहा है। दूसरी चीज कि यही ट्रम्प हैं जो आज मोदी से बात करने हेतु स्वयं को उत्साहित महसूस कर रहे हैं। उनका एक्स जा करके आप चेक कीजिए। दूसरा, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप फैक्ट बात करते हैं, आप ओपन बात करते हैं, लेकिन मुझे आपसे बात करके लगा कि आपने जो रिसर्च किया है ना, उसमें बहुत, अभी उस रिसर्च में, उस डेटा को जुटाने में जो एक जर्नलिस्टिक वे होता है वो बहुत कम है। लास्ट बात मैं आपको कहूंगा कि आपका कंप्लीट कन्वर्सेशन मेरे साथ बायस्ड कन्वर्सेशन रहा है। दैट वाज वन साइडेड कन्वर्सेशन, ठीक। और अभी आप देखें कि आप जब, कैसे बाइस हुआ? हमने तो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन किया। क्या है कि मैं भी नहीं नहीं, आप चीजों बता को सकते हैं समझता कोई हूँ। भी। अभी आपने कंप्लीट, आपका ये रहा है कि दिस गवर्नमेंट इज, मतलब कंप्लीट, कि इसने कुछ काम ही नहीं किया है। अभी आप, It seems so, basically. If I am a startup founder and I won't be able to raise the fund in India, right? Until unless you just bow to someone, ask for the help, seeks for the help, you get the funding. Government has not reached or made any platform for such a smoothness to get the funding or anything, right? Even the if you go to the villages, आपको एक जानकारी मैं दे दूं। अभी आप बिहार में हैं, बिहार गवर्नमेंट थी,
10 लाख रुपीस का तो आइडिएशन पर मैं फंड आपको दे रही है, 10 लाख रुपीस का स्टार्टअप पॉलिसी में, और जाकर के देखिए 7,000 से ज़्यादा, हो सकता है मेरा फैक्चुअल डेटा कम हो, इसको आप जा करके एक बार चेक कीजिए कि स्टार्टअप पॉलिसी में 10 लाख रुपए का फंड बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत मिला है। उसके बाद आप जा करके देखिए स्टार्टअप इंडिया में जितने भी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जहाँ पर मैं स्टार्टअप्स इंक्यूबेट हुए हैं, वहाँ फंड मिला है। बार-बार स्टार्टअप मैं तो एलिजिबल नहीं हो पा रहा हूँ, क्या रीजन है इसका? मैंने हर जगह ट्राई कर लिया, someone asking turnover or there's a running company of 3 years, आइडिया के बेसिस पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं दे रहा है। आप जाएँ स्टार्टअप बिहार का, आप अभी मैं आपको बता, स्टार्टअप बिहार डॉट इन पे जाएँ आप, वहाँ पर मैं विजिट करें और वहाँ पर मैं आप फॉर्म भरें, ठीक है? 3 स्टेप प्रोसेस हैं जहाँ पर मैं 10 लाख का मिल रहा है। चलिए मैं ट्राई करूंगा। दूसरा बात, मैं कोई बड़ा हस्ती तो नहीं हूँ, कोई बड़ा फिगर तो हूँ नहीं कि एमपी हूँ, एमएलए हूँ, कोई राज्यसभा से हूँ, लोकसभा से हूँ, कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं हूँ। आम लोगों को कोई कवर नहीं करता है। अभी पिंच आ गया होगा कवर करने के लिए स्टार्ट, बट ये नेसेसिटी था मेरा और लोगों की नेसेसिटी थी। आज हम गांव में जाते हैं, लोगों को कवर करते हैं, उनकी बात को पूछते हैं, समझते हैं और ट्राई करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे हाईलाइट करने का। बाकी मोस्ट ऑफ द थिंग एडिटर्स कर देता है, जो बेसिक कॉन्वर्सेशन इधर फ्लो हुआ है। अच्छा लगा। आपको नीतीश कुमार के बारे में क्या बोल सकते हैं? कैसा मुख्यमंत्री रहे? 20 साल का कार्यकाल उनका कैसा रहा? बेहतर कार्यकाल था, शुरू के 10 साल बहुत बेहतरीन थे, उसके बाद से डिग्रेडेशन हुआ। शुरू के 10 वर्षों में उन्होंने जो कार्य किया वो एक तरह से ऐतिहासिक कार्यकाल था। उसके बाद से धीरे-धीरे विमुख हुए हैं कार्य से, लेकिन ऑल्दो एक जब बात करते हैं विकास की, तो उन्होंने निश्चित रूप से बिहार को एक नई दिशा दी, ठीक? और वर्तमान में भी कई पॉलिसीज़ हैं। अगर आप 7 निश्चय योजना को देखें, एक समय था जब बिहार के बच्चों के लिए, जब वो बच्चे फीस सुनते थे तो उनके बाप को ज़मीन बेचनी पड़ती थी बच्चे को पढ़ाने के लिए। आज ऐसा है कि 4 लाख रुपए का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उन्हें मिल रहा है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। उसके उसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि 7 निश्चय योजना के अंतर्गत ही मैंने अपना ज़्यादा समय दिल्ली में बिताया है, तो बिहार में पानी एक बड़ी समस्या है। बिहार के गाँवों में अभी पानी की स्थिति बहुत खराब है, वहाँ पर शुद्ध पेयजल बहुत अच्छा नहीं है। उस पर भी एक उन्होंने स्टेप लिया है और पेयजल पर वो कार्य कर रहे हैं। ऑल्दो वो बहुत ज़्यादा सक्सेस प्लान नहीं है, बट फिर भी मुझे एक तरह से वो नहीं, ओवरऑल मुझे भी इम्प्रूवमेंट अच्छा लगा नीतीश कुमार का। मेरा ये है कि एक दो चीज उन्होंने गड़बड़ किया, जैसे अगर लिकर को बैन किया था, दारू को अगर बैन किया था स्टेट में, तो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था स्ट्रांगली। आज की डेट में लिकर हर जगह अवेलेबल है। बिल्कुल, बिहार की एक्साइज़ पॉलिसी पर में उन्होंने जिस चीज़ को लेकर के वो आए, हालाँकि गुजरात में भी बंद है, बट देयर आर सम रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन और कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर में अवेलेबिलिटी भी है। तो एक जो इनकी पॉलिसी थी वहाँ पर में उनको बेहतर कार्य करने की ज़रूरत थी। वो इम्प्लीमेंटेशन उसका बहुत बेहतर नहीं हुआ और न्यायपालिका पर भी बहुत बोझ पड़ा। तो उस पॉलिसी में उनको निश्चित रूप से चेक एंड बैलेंस जो हम कहते हैं, उन्हें रीचेक करना था और पॉलिसी को अब मतलब ठीक करना था। बाकी शिक्षकों के लिए उन्होंने बेहतर कार्य किए हैं। आप नेक्स्ट लीडर किसको देखना चाहते हैं बिहार में? कौन है जो नेक्स्ट लीडर बन सकता है, जो इस प्रदेश को आगे चला सकता है, अच्छे से चला सकता अभी ऐसा कोई मुझे बहुत खास ऐसी पर्सनालिटी नहीं है जिसको हम कहें कि एज ए चीफ मिनिस्टर या फिर एक लीडरशिप, एक बहुत विजन के साथ में इनकी लीडरशिप है जो आगे बढ़ा सकती है। अभी तो मुझे बिहार में इसकी अभी एक कह सकते हैं कि लीडरशिप पे मुझे बहुत ज़्यादा बिहार पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जो सब कुछ कर सकता है। है? अच्छा, एक लास्ट क्लोजिंग क्वेश्चन। प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है, कैसे कैसे नेता हैं, बिहार के लिए क्या विजन रखते हैं, कोई आइडिया है आपको? और तेजस्वी यादव अपने विरासत को संभालते हैं, ऑल्दो प्रशांत किशोर सेल्फ मेड हैं। जो अभी तक जहाँ वो पहुँचे हैं वो उनका सेल्फ प्रयास है। मतलब वो जो भी आइडेंटिटी है, ये पीआर करके वो बने हों या जो भी करके जैसे भी आगे आए हों, वो एक सेल्फ मेड एक तरीका है उनका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आज बात, क्या नाम बताया आपने? अंकित कुमार। अंकित कुमार से बात किया, काफ़ी अच्छा कॉन्वर्सेशन रहा। बाकी आप बताइए हमें, कमेंट और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि कैसा रहा हमारा कॉन्वर्सेशन। हम हर टाइम चाहते हैं इम्प्रूवमेंट करें, बाकी देखते हैं क्या होता है। थैंक यू।